नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। सत्य निर्धारण का हक प्रजातंत्र में न्याय संगत है। दैनिक भास्कर। चुनावी चंदे का चक्रव्यूह। दैनिक जागरण। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थान, विदेश स्टैंडर्ड, आतंक की सरहद जनसत्ता, जेल से सरकार हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। सत्य निर्धारण का हक प्रजातंत्र में न्याय संगत है। दैनिक भास्कर। सरकार ने आईटी कानून में साल भर पहले हुए संशोधन के तहत विगत 20 मार्च को केंद्र की संस्था पीआईबी को फैक्ट चेकिंग इकाई घोषित किया, जो किसी तथ्य को गलत करार देकर सोशल मीडिया माध्यम से उसे हटाने को कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे दे दिया है। भारत का लोकतंत्र द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष और मीडिया प्रतिस्पर्धी तथ्यों विचारों का मार्केटप्लेस तैयार कर सम्यक निर्णय के लिए जनता को तैयार करता है। तथ्य सरकारी हो सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण सत्य सरकार तय नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जीडीपी में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। इस तथ्य के आधार पर सरकार देश के विकास का दावा कर सकती है, लेकिन विपक्ष या मीडिया मानव विकास में देश की स्थिति 134वीं बताकर दूसरा पहलू दिखा सकते हैं। सरकार के बेरोजगारी कम होने के आंकड़े के उलट कोई मीडिया या सोशल मीडिया रिपोर्ट बता सकती है कि स्वरोजगार और अवैतनिक काम खेतों और पारिवारिक दुकानों में को रोजगार मानने से बेरोजगारी का प्रतिशत कम हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा में ऐसे अवैतनिक काम को रोजगार नहीं माना गया। सरकार अक्सर प्रति व्यक्ति या आय या बजट में संख्यात्मक वृद्धि बताकर अपनी तारीफ करती है, लेकिन संभव है कि प्रतिशत में ये आंकड़े पहले से कम हो। फिर संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के खिलाफ युक्त निर्बंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाले अनुच्छेद 19(2) में राज्य को सत्य निर्धारण की शक्ति नहीं दी गई, क्योंकि द्वंद्वात्मक राजतंत्र में राज्य स्वयं ही तथ्य देने वाला और सत्य बताने वाला यानी स्वयं के खिलाफ जज नहीं हो सकता। लिहाजा पीआईबी को सत्य निर्धारण करने का अधिकार देना प्रजातंत्र की मूल अवधारणा के विपरीत है। चुनाव के बीच यह प्रयास सूचना प्रवाह को बाधित करने वाला हो सकता है। चुनावी चंदे का चक्रव्यूह। दैनिक जागरण। राजीव सचान, लेखक, दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड का जो विवरण सार्वजनिक किया उसके अनुसार चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वह केंद्र के साथ कई राज्यों में सत्ता में है। चंदा अन्य विरोधी दलों को भी मिला है, लेकिन वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें मिला चंदा तो जायज है, लेकिन जो भाजपा को मिला वह नाजायज है। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने की व्यवस्था ने दो चिंताजनक पहलू उभारे। एक यह कि ऐसी कई कंपनियों ने भी चंदा दिया जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी अथवा आयकर विभाग की जांच चल रही थी। चूंकि ऐसी कुछ कंपनियों को चंदा देने के आगे पीछे ठेले भी मिले, इसलिए यह संदेश उभरा है कि कहीं केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में तो इन कंपनियों ने अपनी जेब नहीं ढीली की। कांग्रेस ने तो यह कहने में संकोच भी नहीं किया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दो धंधालों का खेल चल रहा था। क्या सच क्या है, इस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जिन दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला और जो इस तरह के चंदे के लेन-देन को गलत मानते हैं, वे उसे वापस कर दें। और दूसरा चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया जो घाटे में चल रही थी। एक पहली यह भी एक चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वालों में कुछ नामी कंपनियों के नाम नहीं दिखे। क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने किसी को चंदा दिया ही नहीं? जिन कुछ कंपनियों को लक्ष्य करके यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने उनसे चंदा उगाही की, उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को भी चंदा दिया है। क्या उन्होंने भी चंदा उगाही की है? चुनावी बॉन्ड के पहले चंदे की व्यवस्था पूरी तरह अपारदर्शी थी। तब ज्यादातर चंदा नकद दिया जाता था। तब दलों को 20,000 रुपए से कम के चंदे का विवरण न बताने की छूट थी। इसके चलते कई दल यह बताते थे कि उन्हें करोड़ों का चंदा मिला तो, लेकिन वह सब 20-20 हजार रुपए से कम का यानी फुटकर ही था। कोई भी समझ सकता है कि ये सही नहीं हो सकता है। पहले किसी को ये पता नहीं चलता था कि किसने किसको कितना चंदा दिया। ये मानकर चला जाना चाहिए कि इसके चलते राजनीतिक दलों को अच्छा खासा कालाधन मिलता होगा। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था खत्म होने के बाद से भारतीय राजनीति के फिर से काले धन से संचालित होने की आशंका कहीं अधिक बढ़ गई। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि जनता को यह पता चले कि किसने किसको कितना चंदा दिया, लेकिन इसकी कोई विश्वसनीय व्यवस्था बनाना आसान नहीं। इससे इनकार नहीं कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था जिस इरादे से लाई गई थी वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज कोई ये बताने वाला नहीं है कि चुनावी चंदे की नीरछीर व्यवस्था क्या हो सकती है। चुनावी चंदे की साफ सुथरी प्रक्रिया का कोई कारगर सुझाव उनके भी पास नहीं जो चुनावी बॉन्ड के विरोध में खड़े थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। चुनावी चंदे का एक तरीका यह हो सकता है कि कारोबारी अथवा कंपनियां अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत
चुनाव आयोग को दें और फिर वह आयोग दलों को उन्हें मिले प्रतिशत के हिसाब से उनमें बाँट दे। लेकिन यदि कोई अपने पसंदीदा दल को ही चंदा देना चाहे, तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं कि वे किसी को चंदा न देना चाहें। क्या उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा? चुनावी चंदे को लेकर यह एक सुझाव बार-बार आता है कि सरकारी खजाने से राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा इसलिए मिले, लेकिन क्या इसके लिए दलों को सरकारी कोष से मिले धन से अधिक खर्च करने से रोका जा सकता है? क्या यह किसी से छिपा है कि एक बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपने चुनाव में प्रचार में तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करते हैं? वे खर्च करोड़ों में करते हैं, लेकिन कागजों में लाखों में ही दिखाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि सभी इस पर तो जोर दे रहे हैं कि चुनावी चंदे की साफ सुथरी व्यवस्था बने, लेकिन कोई भी यह नहीं कह रहा है कि इसके साथ ही ऐसी भी व्यवस्था बने जिससे कोई भी सरकार अपने किसी पसंदीदा कारोबारी या कंपनी को नियम कानून में ढील देकर ठेका न दे सके और न ही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उस पर अनुचित दबाव डाल सके। आखिर कौन नहीं करता कि कुछ कारोबारी और कंपनियां किस तरह दल विशेष की सरकार में दिन दूनी रात चौगनी गति से प्रगति कर जाती हैं और फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। साफ है कि समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और खोजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था इसलिए खत्म की क्योंकि उसने पाया कि गोपनीयता के अधिकार से सूचना का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अधिकार को खुद सुप्रीम कोर्ट कोई भाव नहीं देता है और इसलिए उच्चतर न्यायपालिका के जज अपनी संपत्ति का विवरण घोषित नहीं करते हैं। वे इसे ही कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत देर है। यदि आप राहुल गांधी नहीं है तो शायद आप ये मानते होंगे कि सारे कारोबारी चोर नहीं होते। आखिर ऐसे जिन कारोबारियों ने चुनावी बॉन्ड कानून के गोपनीयता वाले प्रावधान के तहत इस भरोसे चंदा दिया होगा कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं होगा, उनका क्या दोष? राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थान बिजनेस स्टैंडर्ड लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं। भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक होने जा रहे हैं। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आयोजन है और इसका प्रबंधन करना खासा चुनौतीपूर्ण है। 1.4 अरब की आबादी में करीब 1 अरब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों का चुनाव करेंगे जो अगले 5 वर्ष तक उन पर शासन करेंगे। ऐसा अन्य उदाहरण नहीं मिलता और यह सभी भारतीयों के लिए जश्न और गौरव का विषय है। लोकतंत्र के लिए केवल चुनाव पर्याप्त नहीं है, लेकिन वे इसके लिए अनिवार्य हैं। वे चुने हुए राजनीतिक नेतृत्व को वैधता प्रदान करते हैं ताकि वह शासन कर सके। यह दीगर विषय है कि ऐसे नेतृत्व का समझदारी और जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। लोकतंत्र की अवधारणा 6ठी सदी ईसा पूर्व के एथेंस में देखी जा सकती, जहां पहली बार जनता के शासन का विचार सामने रखा गया। समय के साथ लोगों की परिभाषा बदलती गई और इस दौरान यह अधिक समावेशी होती गई। जिन लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार था वे संपत्ति धारण करने वाले हो सकते थे। महिलाओं को इससे बाहर रखा गया क्योंकि उन्हें दास समझा माना जाता था। लोकतंत्र का अर्थ समानता नहीं था। बहरहाल सीमित दायरे में ही सही प्रतिनिधित्व वाली सरकार को राजनीतिक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया। इसके विपरीत राष्ट्रवाद अपेक्षाकृत नया विचार है। इसकी जड़ें 17वीं सदी में तलाश की जा सकती हैं, जब यूरोप में 30 वर्ष के युद्ध के बाद वेस्टफेलिया का शांति समझौता हुआ था। इससे ऐसे नियम उभरे जो यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर काबिज सत्ताओं के बीच के रिश्तों का संचालन करने वाले थे। हर सत्ता को मानचित्र पर तय ढंग से अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता था, जिसे अन्य देश मान्यता प्रदान करते थे। इन सीमाओं के भीतर राजनीतिक संस्थाओं को अधिकार प्राप्त होते हैं और उनके पास शक्तियों के स्तर पर भी एकाधिकार होता है। इसी आधार पर क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उनके संप्रभु नियंत्रण को पहचाना जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान भी किया जाता है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। यह इतिहास का सबसे अहम राजनीतिक और वैचारिक घटनाक्रम था। इसके साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अवधारणा पैदा हुई। यह एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा भी मानचित्रों की कला में प्रगति से संभव हुई, क्योंकि उसकी बदौलत सटीक सीमांकन संभव हुआ। अपने शुरुआती दौर में राष्ट्रवाद जाति, पहचान और संबद्धता से जुड़ा था। देश के बारे में अक्सर यही माना जाता था कि वे साझा संस्कृति और इतिहास वाले जातीय समूह से बने होते थे। राष्ट्रवाद ने ऐसी जातीय पहचानों पर नए सिरे से जोर दिया, परंतु ऐसे देश उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी आदि 18वीं और 19वीं सदी में बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक साम्राज्यों के साथ मौजूद रहे। इन्हें ऑस्ट्रियन, हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये कई देशों में बट गए जो अधिकतर साझा जातीयता पर आधारित थे। रूस इसका अपवाद था, जहां 1917 की क्रांति के पश्चात जार के दौर के बहुजातीय और बहुधार्मिक
साम्राज्य के स्थान पर सोवियत समाजवादी साम्राज्य तैयार हुआ। यह 7 दशक तक बना रहा और फिर इसका भी कई राष्ट्र राज्यों में विभाजन हो गया। ये ये नए राज्य पुरानी जातीय और सांस्कृतिक पहचानों पर आधारित थे। बस सोवियत संघ का हिस्सा होने के कारण अब उसमें अन्य जातीयताओं के लोग भी शामिल हो गए और यह उनके बीच आपसी तनाव की वजह भी बना, जैसा कि हमने हाल ही में नगोर्नो कराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मीनिया के विवाद में देखा। बहरहाल कई देश बहुजातीय और बहुधार्मिक भी बन गए और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण थे। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ जातीयता भी लोगों की राष्ट्रीयता में अहम भूमिका निभाती। एक वास्तविक बहुलतावादी राज्य अधिक हाल की घटना है और इसके सूत्र दूसरे विश्व युद्ध के दौर में तलाशे जा सकते हैं, जब बड़े पैमाने पर प्रवासियों ने असाधारण तरीके से राष्ट्रीय सीमाएं पार की थी और समता के विचार ने जोर पकड़ा। यूरोप के कई देश तथा अमेरिका बहुलतावादी देश बन गए। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नागरिकता का आधार जाति, सांस्कृतिक या धार्मिक नहीं रहा, बल्कि राज्य के प्रति वफादारी इसकी वजह बन गई। स्वतंत्र भारत ने भी इसे अपनाया। इसकी वजह से प्रवासियों और मूल समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है और बनती है। एक राज्य को लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि लोकतंत्र हर नागरिक को देश की सफलता में हिस्सेदारी देकर राष्ट्रवाद को बल दे सकता है। दो शक्तिशाली राजनीतिक विचारों यानी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के साथ आने से देश बनाने वाले लोगों में बदलाव आ सकता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वालों के सामने एक अहम चुनौती ये थी कि सन 1947 में औपनिवेशिक शासन के आजाद होने से भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए कौन सी राह तय की जाए। क्या भारत की विविधता और बहुलता को देखते हुए उसे एक राष्ट्र राज्य बनाया जा सकता है? कौन सी बात इसे जोड़े रखती? उन्होंने यह निर्णय लिया कि देश की विविध पहचानों को दबाकर राष्ट्र की भावना पैदा करने की कोशिश आत्मघाती होगी। उन्होंने नागरिकता की एक व्यापक अवधारणा तैयार की जो मौजूदा धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का दमन नहीं करती थी। उन्होंने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिष्ठान का चयन किया जिसने देश के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया कि वे अपनी पसंद का नेता चुन सकें। चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी से ही राष्ट्रीयता और की भावना प्रबल होती है। इसके अलावा लोकतंत्र उस बहुलता की गुंजाइश तैयार करता है जो भारत को परिभाषित करती है। भारत में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों उसके बदलाव के मजबूत उपकरण हैं, लेकिन अन्य मजबूत उपकरणों की तरह उनका भी उचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देश के संविधान में बहुत हद तक संवैधानिक अधिकार प्राप्त संस्थानों और प्रक्रियाओं के रूप में ऐसे उपाय शामिल किए गए हैं जो जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित करते हैं। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लेकिन केवल संविधान का उल्लिखित नियमों के अनुरूप ही शासन किया जा सकता है। यह लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस दिशा में पहला और अपरिहार्य कदम है। जनता और उसके कल्याण के प्रति जवाबदेह संवैधानिक रूप से सशक्त संस्थानों को मजबूत बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी राष्ट्रीय एजेंडे में प्राथमिकता पर रखना चाहिए। आतंक की सरहद जनसत्ता। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान दोहरा रवैया अख्तियार करता रहा है। एक तरफ तो वह भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा, मगर दूसरी तरफ अपने ही बलूचिस्तान इलाके में आतंकवाद से लड़ना उसके लिए चुनौती बना हुआ है। सोमवार को बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बाद शहर में नौसैनिक अड्डे पर आतंकवादियों ने हमला किया और गोलियां बरसाते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हमला किया जिसमें 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के आतंकी संगठन ने ली है। सैनिक ठिकानों या फिर चीनी नागरिकों पर ये हमले नहीं हैं और ना ये केवल बलूचिस्तान प्रांत तक सीमित हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां इस कदर ताकतवर है कि वह जब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को चुनौती देती रहती है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने बलूचिस्तान प्रांत से आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के इरादे से हर तरह के कड़े कदम उठाए हैं। वहां के बेगुनाह लोगों पर भी खूब अत्याचार किए हैं, मगर उनके इरादे कमजोर करने में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। दरअसल बलूचिस्तान प्रांत के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार उनके प्रांत के हितों की अनदेखी करती है। फिर उस इलाके के लोग पाकिस्तान में चीन की बढ़ती दखल का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि चीन उनके इलाके में घुसकर उनके संसाधनों का दोहन कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कई परियोजनाएं चल रही हैं। बलूचिस्तान प्रांत के लोग उनका विरोध करते रहे हैं। इससे पहले भी चीनी नागरिकों पर कई बार हमले हो चुके हैं। ताजा हमला उसी की एक
उसी की एक कड़ी है। मगर पाकिस्तान हुकूमत की मजबूरी ये है कि वह इन इन परियोजनाओं के नाम पर चीन से काफ़ी पैसा ले चुकी और इन दिनों जिस आर्थिक बदहाली के दौर से देश गुजर गुजर रहा है उसमें वह चीन का दामन छोड़ नहीं सकती। चीन से उसकी दोस्ती न केवल आर्थिक कारणों से बल्कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से भी है। चीन से दोस्ती करके वह भारत पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, मगर हकीकत यह है कि अपनी इस लचर रणनीति में वह खुद चीन के पंजे में अपनी गर्दन फंसा चुका है। अगर यह बलूचिस्तान प्रांत के लोगों के विरोध पर गंभीरता दिखाता तो शायद आतंकवादी उसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवाद इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके चलते पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान के साथ रिश्तों में संतुलन साधना भी कठिन हो गया है। कुछ महीने पहले ही ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत के कुछ आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उसके इलाके में हवाई हमले किए। विचित्र है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध जंग छेड़ने की बात उठती है तो पाकिस्तान उसमें सहयोग करता है, आश्वासन देता है, मगर हकीकत यह है कि वह आतंकवादियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ। पाकिस्तान खुद भी इस बात से वाकिफ है कि उसकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आतंकवाद है, मगर वह उस पर अंकुश लगाने को लेकर कभी संजीदा नजर नहीं आता। जेल से सरकार हिंदुस्तान। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थापित परंपरा से अलग जाते हुए जेल से सरकार चलाने का जो फैसला किया है उसे एक नए विवाद और नए विमर्श को जन्म दिया है। विवाद इसलिए कि पूर्व में जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो संबंधित मुख्यमंत्री ने हिरासत में लिए जाने से पहले अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उन मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे राजनीतिक शुचिता और संवैधानिक गरिमा की रक्षा के नैतिक दबाव से प्रेरित रहे, मगर केजरीवाल के रुख ने विरोधियों को उस पर हमले का मौका मुहैया करा दिया। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में है तो उनके पास लेखन सामग्री कहां से आई कि वह अपने मंत्रियों को निर्देश जारी कर रहे हैं। अब उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग कर डाली। जाहिर है आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के मौजूदा रुख के पीछे जहां दिल्ली व देश के मतदाताओं तक यह पैगाम पहुंचना है कि सलाखों के पीछे भी आपके हितों के लिए मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, तो वहीं भाजपा व एनडीए का प्रयास पूरे उनके इस कदम को अनैतिक ठहराने का है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से परे इस प्रकरण ने देश और समाज के आगे विमर्श का एक गंभीर मुद्दा पेश किया है, क्योंकि संविधान इस संदर्भ में मौन है। संविधान यही कहता है कि मंत्रियों की एक परिषद होगी जो शासन संबंधी फैसले लिया करेगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की सदारत के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति की भी बाध्यता नहीं है। काबीना का वरिष्ठतम मंत्री ये दायित्व निभा सकता है। ऐसे में सरकार के दैनंदिन कार्यों में फौरी तौर पर कोई खास व्यवधान नहीं आने वाला। फिर जेल मैनुअल भी विचाराधीन कैदियों को सप्ताह में एक दिन मुलाकात का मौका देता है और यह भी प्रावधान है कि सभी कैदी 15 दिनों में एक बार अपने रिश्तेदारों, साथियों, कानूनी सलाहकारों को पत्र लिख सकते हैं। ऐसे में यह सवाल अस्वाभाविक है कि यदि यह मामला लंबा खिंचता है तो क्या इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में दिल्ली सरकार जेल से चलेगी? निसंदेह केंद्र अभी इस स्थिति को लेकर कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर इस कथित घोटाले में जांच एजेंसियों की दक्षता को लेकर भी सवाल उठने लगे। कई लोग पूछ रहे हैं कि इतने महीनों बाद भी इस मामले में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। नैतिकता का कोई सवाल एकांगी नहीं होता। किसी अन्य से नैतिकता की अपेक्षा करते हुए खुद भी मजबूत नैतिक धरातल पर खड़े रहना पड़ता है, वरना उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। दुर्योग से पिछले कुछ समय से हमारे समूचे राजनीतिक माहौल में जिस एक चीज का सबसे अधिक ह्रास हुआ है वह नैतिकता ही है। इसलिए अगली संसद से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे मामलों पर वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करे। ऐसे गंभीर मसलों में जिनमें किसी गिरफ्तारी से एक निर्वाचित सरकार का कामकाज आंशिक रूप से भी प्रभावित हो, जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी निष्पक्षता मजबूत होगी बल्कि प्रतिशोध की राजनीति के लिए गुंजाइश भी कम होगी। इस विमर्श को एक वैधानिक अंजाम तक ले जाने के लिए नई संसद में पक्ष प्रतिपक्ष को एक राय होना होगा। धन्यवाद।